नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। सामान्य हिंदी में महत्वपूर्ण टॉपिक आज का है शब्द विचार। हम शब्दों पर चर्चा करने के पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। जो हमारे नए व्यूअर होंगे प्लीज़ वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देंगे और प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। कमेंट भी कर दीजिए करिए ताकि मेरा आत्मबल बना रहे और हम आपके लिए बेहतर कार्य करते रहें। आइए शब्दों पर हम चर्चा करें तो शब्द क्या है। पूरे पाठ्यक्रम में हमने देखा शब्द 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 पर ही बातें हुई हैं, शब्दों से ही प्रश्न ज़्यादा आएंगे। अब कैसे है जो आज हम चार्ट के रूप में इन शब्दों को समझाएंगे, कहाँ से क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चूंकि रणनीति परक कार्य करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, चूंकि मुझे 25 में से पहले दिन जैसे हम कहे थे 24 प्रश्न लेने हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि शब्द किसे कहा जाता है। शब्द का अभिप्राय है कि ध्वनि या ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। थोड़ा सा समझ लें फिर चार्ट एक बनाते हैं। ध्वनि या ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब यही आता है कि शब्द क्या है? ध्वनियों के सार्थक समूह। और यही शब्द जब वाक्यों के बीच में आ जाते हैं तो उन्हीं को आप पद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शब्द पद दोनों एक ही बात है, किंतु शब्द का अस्तित्व स्वतंत्र होता है, पद का अस्तित्व वाक्य के बीच में होता है। तो शब्द कई प्रकार के होते हैं। एक अक्षर के भी शब्द होते हैं, अनेक अक्षर के भी शब्द होते हैं। थोड़ा सा यहाँ से जाने। एक अक्षर के शब्द का अभिप्राय होता है का, खा, गा, ना, जा। का अभिप्राय जल होता है। खा का अभिप्राय आकाश होता है। इसी खा से बना है खा गा। महसूस करें आप, क्योंकि पर्यायवाची भी पढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे ही हम पढ़ाएंगे कि पर्यायवाची खा धन गा, खा में गा जुड़ के खग बना है, अर्थात खा मीन्स आकाश, गा मीन्स गमन करने वाला अर्थात पक्षी। ना मीन्स नहीं, जा मीन्स जन्म लेना, गा मीन्स गमन। इस प्रकार से एक अक्षर के शब्द हैं। अनेक अक्षर के शब्द होते हैं। अनेक अक्षर के शब्द प्राय आप यूज करते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, मोहन, गीता, घर, यहाँ वहाँ, ये सब आपके एक अक्षर के शब्द हैं। अब हम चूंकि इस पर हमें आगे भी बहुत सारी चर्चा करनी है, तो अब सीधे हम एक चार्ट के माध्यम से शब्दों को समझना चाहेंगे। फिर उसके बाद हम हर टॉपिक को अलग अलग देखने का प्रयास करेंगे। वैसे आपके राजस्व लेखपाल के लिए यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, फिर मैं कह रहा हूँ, और यहीं से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। आइए देखते हैं शब्द के विविध आधारों पर भेद किए गए हैं, या हम ऐसे कह दें कि अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम शब्द को 4 भागों में बांट के देखते हैं, या 4 भागों में शब्दों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला भेद है आपका बनावट के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, बनावट के आधार पर शब्द के भेद। बनावट के बाद इसी को आप व्युत्पत्ति भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, व्युत्पत्ति। ये और इसी को आप रचना के दृष्टिकोण से भी आप कह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है अगला, बनावट के बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद महत्वपूर्ण है। अभी आप समझेंगे कि क्या है, कैसे है। इस टॉपिक को बहुत सरलतम और रुचिकर तरीका से हम पढ़ते हैं और इसमें बड़ा रुचि भी है। उत्पत्ति के आधार पर, फिर उत्पत्ति के बाद अगला टॉपिक महत्वपूर्ण है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर फिर अगला शब्द आपका है प्रयोग के आधार पर। आइए हम इन्हीं पर चर्चा करते हैं। यहाँ कैसे क्या किसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, कितना सरल है, इन शब्द का विस्तार कितना है,
और यहाँ से प्रश्न कितने आते हैं। अगर कहीं भी शब्द रचना या शब्द विचार कह देता है तो आप समझिए कि कुछ भी सिलेबस से नहीं छूटा हुआ है, सब कुछ उसमें शामिल है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि यह तो एक जो अनुशीलन करता है, एक्सपर्ट है, वही आपको बता पाएगा कि यह शब्द कहने से कहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। आइए इसमें देखते हैं कि बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला यहाँ है रूढ़ शब्द, फिर दूसरा इसी में है यौगिक शब्द, तीसरा आपका योग रूढ़ शब्द। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले शुरू से अंत तक चल रहे, क्योंकि यहाँ ऊपरी स्तर पर चर्चा करेंगे, अंदर इस पर बहुत चर्चा करनी है। यहाँ तक पहुँचते आप समझ जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या कौन सा शब्द कहने से उस सिलेबस में क्या क्या शामिल हो जाता है, यह महत्वपूर्ण है। हिंदी कंपटीशन क्वालिफाई करना एक कला होती है, ज्ञान नहीं। ज्ञानी तो बहुत पढ़े हैं। कला और ट्रिक्स के माध्यम से आप इसको समझें। अब दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द को 5 भागों में बांट के देखेंगे। पहला है तद्भव शब्द, दूसरा तत्सम शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा शब्द आपका विदेशज शब्द। अति महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है। और 5वां यहां है संकर शब्द। अब देखिए आपको क्या क्या पढ़ना, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज एवं संकर शब्द, ये शब्द आपको पढ़ने हैं। निश्चित ही कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, सीसेट हो, एसआई हो, सिपाही हो, यूपीटीपीएससी हो, टेट, सीटेट, सुपर टेट, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न निश्चित आते हैं। कुछ हम इसी आधार पर काम करना चाहेंगे कि आप हर जगह उसको देख सकें। अब अगला है अर्थ के आधार पर। हम यहाँ देखें अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद। पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक शब्द। आशा है आप समझ रहे होंगे इस चार्ट को, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब अगला महत्वपूर्ण शब्द है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद का एक बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत लंबा टॉपिक है और यहाँ से सारी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। अब आप मुझे स्वयं बताएंगे। संज्ञा, दूसरा सर्वनाम और तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, 5वां शब्द आपका है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, छठा है समुच्चय बोधक, 7वां संबंध बोधक शब्द और 8वां शब्द है विस्मयादि बोधक। ये 8 आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और यहां से निश्चित ही प्रश्न आते हैं। यहां से 2 तरीके से प्रश्न आएंगे। पहला तो तरीका यह है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, यहां से प्रश्न बन जाएंगे, सीधे प्रश्न बनेंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि आपके यहां एक टॉपिक दिया गया है कि वाक्य शुद्धि या वाक्य शोधन, ऐसा दिया गया है। शुद्धि का अभिप्राय होता है कि कहीं पर अशुद्धियां होंगी, उन अशुद्धियों को आपको शुद्ध करना है। जैसे हमने पहले दिन भी आपसे चर्चा किया
कि अगर आप सत्य के साथ साक्षात्कार आपका हो जाए, आप सत्य पहचान जाएं, असत्य स्वतः अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अशुद्धियां संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, यौगिक, योग रूढ़, जितने प्रकार के व्याकरण के नियम होते हैं समस्त संबंधी अशुद्धियां होती हैं। लिंग वचन कारक, बात आप लोग समझ रहे होंगे। लिंग वचन कारक, तद्भव, तत्सम, मुहावरे, छंद, विविध प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। तो यहाँ एक तो सीधे यहाँ से प्रश्न बनेंगे, दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि वाक्य शुद्धि में भी इसकी सार्थकता होगी। वाक्य शुद्धि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ मेरे साथ पढ़ते चल रहिएगा, उसके बाद हम थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे। आइए अब हम पहले टॉपिक को देखते हैं। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब प्रश्न उठता है कि रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? शॉर्ट में ऐसे समझते चलें, इसके लिए अलग से छोटा सा टॉपिक बनेगा, क्योंकि इस यूनिट जब इतना महत्वपूर्ण यूनिट है तो इसको हल्के में आपको नहीं लेना है। रूढ़ शब्द का अभिप्राय होता है कि मूल शब्द, यही हम इसको लिख लेते हैं। रूढ़ का अभिप्राय होता है मूल। आप गणित में पढ़ते होंगे तो मूल संख्या भी पढ़ते होंगे। मूल का अभिप्राय क्या है? मूल का अभिप्राय वह है कि किसी शब्द का नाम लेते हुए उसका परंपरागत अर्थ चला। परंपरागत मतलब कि चाहे आज कहें, कल कहें, परसों, किसी भी स्थिति में उस शब्द का नाम ले, उसका वही अर्थ आएगा जो पहले कभी रहा होगा। बात समझ रहे होंगे आप लोग। जैसे हम कहते हैं नाक कहते हैं, ठीक है, फिर कहते हैं हाथ कहते हैं, फिर कहते हैं पशु कहते हैं। इन तीनों शब्दों का नाम लेते ही इसका अपना वही नाम, नाक कहते नासिका का एहसास होने लगता है, हाथ कहते हाथ और पशु कहते ही पशु। अर्थात किसी शब्द का नाम लेते ही उसका अपना परंपरागत अर्थ दिखाई पड़े और इस शब्द के टुकड़े करने पर ना और का, बात समझेंगे, ना और का के टुकड़े करने पर ना का अलग और का अलग अर्थ ना निकले, उसे आप रूढ़ शब्द कहेंगे। इस प्रकार के जितने भी शब्द आपके परीक्षा में आए, मैं ज्यादा एग्जाम्पल यहाँ नहीं देना चाहूंगा क्योंकि अलग से टॉपिक पढ़ाना है। जितने भी शब्द आपको मिले, शब्दों को तोड़िए, तोड़ने के बाद शब्द को देखिए, देखने के बाद एहसास करिए कि क्या उसका कोई अर्थ निकल रहा है। अगर अर्थ निकल रहा तो उसको तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद उन टुकड़ों का अलग अलग अर्थ निकालें, और अगर अर्थ नहीं निकलते तो रूढ़ शब्द, अर्थ निकलते हैं तो यौगिक, तीसरा अर्थ निकलता है तो योग रूढ़। बस यही बहुत ही सरल तरीका देखें, जैसे हमने बताया नाक, कान, ठीक है, इस प्रकार से। अब यौगिक शब्द का अभिप्राय होता है, यौगिक का मतलब जुड़ा हुआ। क्या जुड़ेगा? दो शब्द या शब्दांश, ध्यान रखेंगे, दो शब्द या शब्दांश। शब्दांश का मतलब होता है प्रत्यय या उपसर्ग, शब्द का अंश, ठीक है। जैसे एक शब्द होता है पाठ, यही समझे, पाठ धन शाला। इन पाठ और शाला को जोड़ने के बाद मिल जाता है पाठशाला, आपका वर्कशॉप जहां आप अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो पाठ का अपना अलग और शाला का अपना अलग अर्थ निकले तो वह क्या शब्द होगा? यौगिक शब्द। यहां आप कहते हैं पाठशाला, छात्रावास, विद्यार्थी, पंचवर्षीय, इस प्रकार के विद्यालय, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं। हम आगे चलकर इस पर चर्चा करेंगे और प्रश्न भी आपको देंगे ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। आइए देखते हैं अगला, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द का अभिप्राय है कि दो शब्दों या शब्दांशों के योग से, ध्यान दीजिएगा, दो शब्दों या शब्दांशों के योग से। क्या? दो शब्द, शब्द या शब्दांश, दो शब्द या शब्दांश के योग से मिलकर बनता हो उसे आप क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द, सॉरी, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दो शब्दों या शब्दांशों के मिल के बने हों और उसका मौलिक अर्थ, मूल अर्थ न निकलकर उसका तीसरा अर्थ निकलता हो। जैसे आप यहाँ एक शब्द देखें, यहाँ एक शब्द है ज ल धन जा, मिला के बनता है जलज,
समझने का प्रयास करें। ये शब्द है और ये शब्दांश है। जल शब्द है और जा जो है शब्दांश है, और अर्थात ये जा क्या है, प्रत्यय है। अर्थात प्रत्यय लगाकर योग रूढ़ शब्द बनाए जा सकते हैं। हमने आपको बताया कि दो शब्दों शब्दांशों की योग से मिलकर शब्द बनते हों, उसका परंपरागत अर्थ ना हो निकल के तीसरा अर्थ निकलता हो, तीसरा अर्थ निकलता हो। जैसे जलज का मतलब शाब्दिक अर्थ होगा जल में जन्म लेने वाला, अर्थात, अर्थात लगाते ही तीसरा अर्थ निकलेगा, अर्थात कमल। उसी प्रकार से 10 धन आनंद अर्थात 10 मुख वाला, ठीक है, अर्थात रावण। तीसरा अर्थ देने वाला शब्द क्या होगा, योग रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं बहुव्रीहि समास के सारे शब्द योग रूढ़ शब्द होंगे। आशा है कि आप समझ रहे होंगे। जहां नहीं समझ पाएंगे आप निश्चित ही कमेंट में लिखें, और शुरू से अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा। अति महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए चल रहा है। अब प्रश्न उठता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द के 5 भेद करते हैं। हम बहुत सरलतम तरीके से आपको बताएंगे। आइए अगला देखते हैं हम तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तत्सम, देशज, विदेशज एवं संकर शब्दों को, ये अति महत्वपूर्ण है। और आपके लेखपाल हो, एसआई हो, सिपाही हो, यूपी SSC, PCS या कोई भी परीक्षा हो, इस परीक्षा में अति महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। आरओ में भी आता है, बीईओ में भी आएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है तद्भव किसे कहा जाता है। तद माने उससे, भव माने उत्पन्न, दो शब्दों के योग से मिलकर बनता है तद धन भव। तद मीन्स उससे, भव मीन्स उत्पन्न। किससे उत्पन्न, उससे, अर्थात संस्कृत से बिगड़ कर शब्द जो हिंदी में आए हों उसे तद्भव शब्द कहेंगे। कुछ ट्रिक्स हैं हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां बताना सारी चीजें संभव नहीं है। और तत्सम, तत् माने उसके, सम माने समान, इसको भी लिख लेते हैं। तत्सम, तत्धन सम। ठीक है, तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान। ठीक है, किसके समान, संस्कृत के समान शब्द। ठीक है, संस्कृत के समान शब्द जो हिंदी में मिलते हों वो आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से निश्चित है आपके यहाँ प्रश्न बनते हैं। इसके बारे में हमारे यहाँ कई वीडियो पड़े हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। अति महत्वपूर्ण पूरा कलेक्शन दिया गया है, बेहतर सर्वोत्कृष्ट ट्रिक्स के माध्यम से। वो ट्रिक्स क्या होंगे, जैसे एक शार्ट में आप समझें, बाकी तो वहाँ आपको मिलेगा ही, आप देखेंगे। आरओ के लिए पढ़ा हुआ है, आरओ के लिए तद्भव तत्सम पढ़ाए हैं, तो वहाँ लगभग 10-12 वीडियो छोटे छोटे पढ़े, उसको आप देख सकते हैं। आइए अब प्रश्न उठता है देशज शब्द किसे कहा जाता है। देशज शब्द का प्राय होता है ना तो हिंदी से हो, ना तो संस्कृत से हो, ना विदेशों से आए हों, अपितु अपने सुविधा अनुसार हम गढ़ लिए हों, अपने सुविधा अनुसार हम गढ़ लिए हों, बना लिए हों। बहुत ही आसान है, इसको हम बताएंगे, लिखाएंगे भी, इसको ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे। जैसे एक शब्द होता लड़का, आप कहते हैं ये लड़के, मैं भी समझ जाता हूँ, आप भी समझ जाते हैं। लड़का शब्द देशज शब्द है। लड़का शब्द 2016 लेखपाल में पूछा भी गया था, किस पाली में पूछा गया था, अभी चर्चा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, लड़का, लड़की, पेट, पेटी, ये शब्द क्या है, खड़ाऊं, ये शब्द देशज शब्द है। पगड़ी देशज शब्द है, एकदम ऊपर पगड़ी, नीचे जूता, ये सब देशज शब्द है। ठीक है, हम देशज शब्दों की सूची देंगे और देशज शब्द ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे। फिर उसके बाद विदेशज शब्द। विदेशज शब्द का प्राय है कि इन भाषाओं से ना हो के विदेशों से आए हों, कहीं बाहर से आए हों, उनको विदेशज शब्द कहा जाता है। विदेशज शब्द से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न आया, बेगम, बीबी, बारूद, बहादुर किस भाषा के शब्द हैं। बेगम, बीबी, बारूद, बहादुर किस भाषा के शब्द हैं, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। इसमें आपके चैनल पर एक वीडियो इस पर पड़ा है, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है, आप देख लीजिए। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी यूट्यूब वाले हैं, सबसे बेहतर
सरलतम तरीके से बनाया गया है, देख के मुझे बताइएगा। ठीक है, तो बाकी जैसे एक एग्जाम्पल में ले लीजिए, तुर्क शब्द किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्क क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। हमने आपको बताया बहादुर इसलिए होते हैं, बेगम भी रखते हैं, बीवी भी रखते हैं। ठीक है, बहादुर ऐसे होते हैं, बारूद भी इनके पास है। बारूद तो है किंतु इनके पास बम नहीं है। बम किस भाषा का शब्द है? बताएंगे, बम डच भाषा का शब्द है। ठीक है, बहुत इस प्रकार से लगभग 30-40 शब्दों का एक वहां सीरीज दिया गया है, उसको आप अंदर देखेंगे। वो वीडियो चूंकि ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उस पर मैं बनाना उचित नहीं समझता। जो कमी होगी या उसमें कुछ कम शब्द होंगे तो आप बताइएगा, उस पर हम दोबारा कलेक्शन कर लेंगे। अब प्रश्न उठता है संकर, अगला देखते हैं। इसके बाद तो बहुत सारे शब्द हैं, हम कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, कुछ वीडियो नए आपके लिए मैं बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा और लाभान्वित होने का प्रयास करें। अब प्रश्न उठता है संकर शब्द। संकर शब्द का प्राय है कि दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं, एक कोई देशी शब्द हो, एक कोई विदेशी शब्द हो, अर्थात दो भाषाओं के शब्दों के योग से मिलकर बनने वाला शब्द संकर शब्द होता है। जैसे एक शब्द देखें, आगे हम पढ़ाएंगे इसको, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी शब्द एक है रेलधन गाड़ी, शार्ट में समझाएंगे, बहुत कुछ पढ़ना है। रेल रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, दोनों को मिलाकर रेलगाड़ी बन गया है। संकर एक हाइब्रिड, एक देशी, इन दोनों को मिला के हाई यील्डिंग वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी बन जाता है। एक हथकड़ी शब्द खूब आपसे पूछा जाता है, हाथ की कड़ी। एक खून पसीना पूछा जाता है, छायादार पूछा जाता है, पानदार पूछा जाता है, रसदार पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए कुछ शब्दों को देख लेते हैं। तो यहां कह दिया जाए तो छायादार शब्द क्या है? दार शब्द फारसी और छाया शब्द संस्कृत का शब्द, इसलिए छायादार बन गया, संस्कृत शब्द है। फिर यही एक शब्द अभी हमने नाम लिया, खून पसीना। खून पसीना दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। खून अरबी भाषा का शब्द है, पसीना हिंदी भाषा का शब्द है। इस प्रकार से हम बहुत सरलतम तरीके से 30, 40, 50 प्रश्न जो आपके यहाँ प्राय आते हैं, आने की संभावना है, उस पर हम ये काम करेंगे। अलग से संकर शब्द की सूची समझाते बुझाते हुए आपको देंगे। ठीक है, अब प्रश्न उठता है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। मुझे आशा है आप लोग देख रहे होंगे, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार के भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहा जाता है? सार्थक शब्द का प्राय है कि जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द किसे कहा जाता है? निरर्थक शब्द का प्राय होता है कि जिसका अपना सार्थक अर्थ नहीं निकलता, उसे निरर्थक कहा जाता है। जैसे पानी तो सही है किंतु वाणी क्या है, दाना तो सही है, वाना क्या है। ठीक है, लोटा तो सही है, ओटा क्या है, रोटी तो सही है, ओटी क्या है। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जिस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अब अति महत्वपूर्ण शब्द आपके लिए आने वाला है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं, आपने देखा। ठीक है, प्रयोग के आधार पर यह शब्द के 8 भेद, ये इसको 4-4 के 2 रूप में बांटेंगे और इसी को आप कहते हैं विकारी या विकारी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के 8, जिसको पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, और ऊपर के 4 शब्द को आप कहते हैं विकारी शब्द। ध्यान रखिएगा प्लीज, अति महत्वपूर्ण। विकारी शब्द तो जाहिर सी बात है वह विकारी है, तो यह अविकारी है। ठीक है, आइए विकारी को समझे। विकारी किसे कहा जाता है? विकार का प्राय होता है परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? किस आधार पर परिवर्तन? किस में परिवर्तन? शब्दों में परिवर्तन। किस आधार पर परिवर्तन? 3 आधारों पर परिवर्तन होगा। वह परिवर्तन कैसे? ध्यान दीजिएगा, लिंग, वचन, कारक। ध्यान रखिएगा, इन 3 आधारों पर जो परिवर्तन हो उसी को आप विकारी शब्द कहते हैं। समझने का प्रयास करें।
और आपके कोई भी परीक्षा हो, एक दिवसीय परीक्षाएं हो या पीसीएस की परीक्षा हो, IAS BEO RO कोई भी परीक्षा हो, वहाँ लिंग वचन संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कहेंगे सर नहीं पूछे जाते हैं, मैं कहता हूँ पूछे जाते हैं। आप समझें तो दही खट्टी है कि दही खट्टा है, किस परीक्षा में पहली बार आया था आप मुझे बताएं। या सबसे पहली बार RO की परीक्षा में आया था, लिंग पूछा गया, फिर बाद में छोटी मोटी परीक्षाओं में लिंग पूछा जाने लगा है। तो इसमें आप देखें लिंग यहाँ क्या है, आइए सीधे हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन, विकार, विकार जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन ना हो, अर्थात कोई व्यय ना हो, इसी को आप कहते हैं, व्यय हो, परिवर्तन हो, उसे आप व्यय कहते हैं। जिसमें परिवर्तन ना हो उसे आप अविकारी या अव्यय कहते हैं। अब प्रश्न आपसे बनेगा, पहले इस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे एक शब्द साल 2016 में पूछा गया था, लड़का शब्द विकारी है कि अविकारी। अब आप मुझे बताएंगे लड़का संज्ञा है, संज्ञा आपके टॉपिक में है, संज्ञा पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से जो आपके सामने सिलेबस है, प्रत्यक्ष रूप से सिलेबस में संज्ञा नहीं दिया गया है, किंतु जब लिंग वचन कारक आपको दे दिया, आपके सामने आ गया है, तो लिंग वचन कारक आ गया है, तो किसमें परिवर्तन होंगे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन होंगे, अर्थात आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया को भली भांति पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, किस लिए पढ़ना पड़ेगा, लिंग वचन कारक समझने के लिए। क्योंकि जैसे लड़का है, इसका लिंग बदलते हैं लड़की हो जाता है, वचन बदलते हैं लड़के हो जाता है। ठीक है, और कारक बदलते हैं तो लड़के ने लड़के को लड़के के लिए, और कारक आपके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। कारक का अभिप्राय होता करने वाला, कारक का अभिप्राय होता करने वाला। तो यहां जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, मैं अभी आपसे पूछ लेता हूं, महाभारत रामायण चल भी रहा है, मैं पूछा हूं क्या राम धनुष को तोड़ा, राम ने धनुष को तोड़ा? आप कहते हैं हाँ सर राम ने धनुष को तोड़ा, मैं कहता हूं नहीं तोड़ा। फिर आप कहते हैं कौन तोड़ा? हम कहते हैं राम ने धनुष को नहीं तोड़ा, राम ने धनुष तोड़ा। अर्थात यहां को शब्द जो है, ठीक है, कर्म कारक शब्द जो है, सजीव के साथ को लगेगा, निर्जीव के साथ को नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कहते हैं राम ने कोट को पहना, राम ने कोट को नहीं पहना, राम ने कोट पहना। राम ने कुत्ते को मारा या राम ने रावण को मारा। इस प्रकार से बहुत सारी बातें लिंग वचन कारक से संबंधित यहाँ बातें होंगी। आइए अब देखते हैं नीचे के चार शब्द जो क्रिया, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक हैं। इन चारों शब्दों को मिला आप क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। इसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होते, इसलिए आप इनको अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, जिसमें व्यय ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। आइए दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप जैसे कहते हैं अनुराधा धीरे धीरे आती है, कैसे आती है आप मुझे बताएं। अनुराधा धीरे धीरे आती है, ध्यान रखिए ये आती है शब्द क्या, अनुराधा आती है, यहीं से आप समझने का प्रयास करें। अनुराधा आती है यह शब्द क्रिया है, उसके आने की बात चल रही है, लेकिन वही कह दिया जाए अनुराधा कैसे आती है, आपने बताया कि सर धीरे धीरे आती है। तो यह धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है, और इस धीरे धीरे शब्द का लिंग बदलें। धीरे धीरे कहीं पढ़े हैं क्या, धीरो धीरो पढ़े हैं क्या, अर्थात क्रिया विशेषण में या अव्यय शब्द में लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अगला देख लें। इसी प्रकार से इसके क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, इसको हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। आपके यहाँ चैनल पे क्रिया विशेषण पढ़ा भी हुआ, उसको आप देख सकते हैं। फिर प्रश्न रहे समुच्चय बोधक शब्द क्या है। समुच्चय का मतलब दो शब्दों को जोड़ने वाला। ठीक है, तो इसके लिए और शब्द आता है, फिर आता है, यह आता है, अथवा आता है, ठीक है, किंतु आता है, परंतु आता है। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आते हैं। तो यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे, एक तो सीधे वाक्य भी बन जाएंगे, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अव्यय है। तथा क्या है अव्यय है, एवं क्या है अव्यय है, फिर क्या है अव्यय है, किंतु क्या है अव्यय है, परंतु क्या अव्यय है। अब आप मुझे बताएं
हम किंतु परंतु की बात करें तो क्या किंतु का लिंग बदल के आप दिखाएं, किंतु का लिंग बदल के बताएं। कहीं किंतु लिखा हुआ देखें, लिंग बदला देखें हैं क्या, उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है? नहीं होता। वचन बदला देखें हैं क्या? नहीं बदला देखें। अगर नहीं बदला देखे तो ये सब अव्यय है। ठीक इसी प्रकार से संबंध बोधक विस्मयादि बोधक के बारे में है। वीडियो बड़ा होता जाएगा, इसलिए इसको हम यहीं रोकना चाहेंगे, क्योंकि मुझे इन समस्त टॉपिक पर अलग अलग आपसे डिस्कस करनी है, अलग अलग आपसे चर्चा पर चर्चा करना है। आप इसको देखें। नमस्कार, धन्यवाद।